So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about a new chapter that is quantum chemistry. तो क्वांटम केमिस्ट्री में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? बेसिक मैथ्स। देखो बेसिक मैथ्स जो है वो क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट है और अब तक जो भी क्वेश्चंस आया है ना इस पे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे ना क्वांटम केमिस्ट्री के, आपको दिखेगा सबसे ज्यादा मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो इसलिए आपको ना आप मतलब देख के घबरा जाओगे। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप देख के घबराना मत, उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे जो उस क्वेश्चंस को भी आपको इजीली करवा देंगे। आप अगर आपको लगता है कि आपसे अटेम्प्ट नहीं होता तो आप प्लीज यूट्यूब में जाके जरूर देखें कि उसको किस तरह से करना पड़ता है, अप्रोच करना सीखे चीजों को। यहाँ पे मैंने बेसिक मैथ्स के बारे में जितना भी मेरे को लेक्चर में पढ़ाया गया था उसके सारे के सारे नोट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। तो आप बिल्कुल बेशक रहिए और मेरे कंटेंट को फॉलो करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो आपने 11th-12th में जिस तरह का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मुझे जितना लगता है आपने वो वाले पढ़े हैं। अगर आपके पास 3x² आया तो आप उसको 6x लिखोगे, उसका डिफरेंशिएशन 6x होगा। तो आपको पता है कि वो बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो उन टर्म्स को मैंने इधर कवर नहीं किया है। यहाँ पे मैं क्वांटम केमिस्ट्री का मुद्दा उठा के लाई हूँ, तो मेरा काम है ज्यादा से ज्यादा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर बात करना। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है ना, ये वो सारे डिफरेंशिएशन है जो एक नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट को बहुत दिक्कतें देती है। तो ये पहला चैट पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बेस्ड है। अगर आपको ये आता है तो थोड़ा आगे कर सकते हैं आप वीडियो को, पर अब तक के लिए बस ये समझ ले कि ज्यादातर डिफरेंशिएशन ना e⁻x के टर्म्स में आते हैं आपकी क्वांटम केमिस्ट्री में। तो आपको ऐसे डिफरेंशिएशन कैसे करने हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन पे, जो कि है d(e⁻x/dx)। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे ना तो पहले तो एज इट इज e⁻x को लिखोगे एज इट इज। जहां पे भी आपको ऐसे e⁻ में जो भी डिफरेंशिएशन दिखे उसको आप पहले तो एज इट इज लिखोगे। फिर क्या करना, ये जो पूरा पावर का जो टर्म है ना उसको डिफरेंशिएट कर दो, बस हो गया आपका काम। देखो आपने क्या किया, एज इट इज e⁻x लिख दिया। अब आपने डिफरेंशिएशन किसका किया, पूरा e के पावर में जो कुछ भी है, e के पावर में क्या है -x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। समझ में आया? अच्छा, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी। ये वाला तो डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, बस इसको मैं ऊपर लेके गई और x⁻³ आया। अगर फिर भी नहीं आता तो बता देती हूँ, यहाँ पे आपका वो भी कवर हो जाएगा बेसिक वाला डिफरेंशिएशन। आपको जो x के पावर में दिया जाता है ना, जो भी कोफिशिएंट दिया जाता है, आपको क्या करना होता है, उस चीज को ना आपको आगे लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर x के पावर में कुछ दिया हुआ है तो उस चीज को आपको आगे लाना पड़ता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि फिर क्या हो, फिर क्या करना, आप उस जो x के पावर में जो कुछ भी है ना उसको -1 कर दो। अगर आपको x के पावर, देखो पहले क्या करना है, आपके x के पावर में जो भी है उसको आपको क्या, आपको यहाँ पे ना पावर के साथ खेलना है x के, और कुछ नहीं है। तो पहले तो आपको क्या करना है, x के ऊपर जो पावर है उसको आगे लाना है, और फिर जो x के ऊपर और फिर आपको x लिखना है, और उसके पावर में आपको क्या करना है, ये जो अपने -3 लिखा पावर में उसको -1 के साथ सब्सट्रैक्ट करना है। समझ में आया? सब्ट्रैक्टेड बाय -1 करना है। समझ में आया? अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी, जो कि है ये वाला। अब ये वाले क्वेश्चन में भी आपको e⁻ कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ है इधर उसको एज इट इज इधर लिखना है। फिर क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, इसके पूरे के पूरे पावर वाले टर्म को। तो हमने पूरे के पूरे पावर वाले टर्म को उठा लिया और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो पावर है उसको आगे लाना है, पावर को हम आगे लेके आ गए। फिर क्या करना है आपको, ये y² है, ये कैमरा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये पावर को आगे लाने के बाद फिर y लिखना है, और y के ऊपर जो पावर आपका पहले लिखा हुआ था उसको -1 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया? अब देखो, अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन सबको याद रखना है आपको, ठीक है ना। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x। कैसे याद रखोगे, डिफरेंशिएशन आप पहले पढ़ते हो फिर आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो। अगर आप फिजिक्स में भी अगर आपको कोई टीचर पढ़ाएगा ना तो सबसे पहले आपको पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाएगा फिर इंटीग्रेशन पढ़ाएगा। इस चीज से पहले याद रखना, पहले क्या आता है डिफरेंशिएशन, फिर क्या आता है इंटीग्रेशन। पहले क्या आता है साइन, फिर आता है कॉस। आपको पहले साइन के बारे में पढ़ाया जाएगा फिर कॉस के बारे में। आप भी जब कुछ बोलते हो तो पहले साइन बोलते हो फिर कॉस बोलते हो, ऐसे याद रखना। अगर आपको डिफरेंशिएशन में साइन दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दोगे। पर कॉस को अगर जब आपको साइन में कन्वर्ट करना हो तब आपको नेगेटिव साइन लगाना है, याद रहेगा।
डिफरेंशिएशन के केस में साइन का कॉस करोगे, कोई चेंज नहीं लाओगे, पर कॉस का साइन करते वक्त आपको नेगेटिव साइन रखना है। याद रहेगा ये चीज, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो और डिफरेंशिएशन जो होता है वो पहले पढ़ाया जाता है आपको, और डिफरेंशिएशन में आपको जो साइन का वैल्यू दिया हुआ है वो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला केस याद रखना। ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है। साइन एक्स जो होता है ना दोस्त, वो माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स जो होता है वो साइन एक्स होता है। मतलब उधर क्या होता है, चीजें वाई से वर्सा हो जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसकी, डी साइन ए एक्स बाई डी एक्स। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, मैं पीछे लेके जाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। आपको जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो ये पीछे वाला जो टर्म है ना साइन ए एक्स, उसमें जो एक्स के आगे जो टर्म लिखा रहेगा ना उसको आपको आगे लेके आना है। क्या करना है आपको, एक्स के आगे जो कोफिशिएंट दिया हुआ है ना दोस्त, उस चीज को आपको आगे लाना है। और साइन का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया आपको, कॉस बोलते हैं, तो आपने कॉस लिखना है और कॉस के साथ जो भी कुछ वैल्यू है उसको एज इट इज लिखना है, कुछ नहीं है। हाँ, समझ में आया चीजों को कैसे करना है। देखो यहाँ पे भी आपको ए को आगे लेना है, और आपको पता है कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन, और माइनस साइन के साथ जो कुछ भी कनेक्टेड है उसको अटैच कर दो। समझ में आया। अब आगे बात कर लेते हैं हम इनकी डिफरेंशिएशन की। कौन सा डिफरेंशिएशन है ये, डी एक्स ई टू द पावर माइनस 2x बाई डी एक्स। अब बहुत सारे बच्चे इसको ना इस तरह से कंसिडर करके आगे सॉल्व करेंगे। मैं पहले ही बता देती हूँ ये गलत तरीका है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें x जो है ना वो मल्टीप्लाई में है विथ e टू द पावर माइनस 2x। तो इसमें क्या करना है आपको, यूवी रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, यूवी रूल लगाना है। यूवी रूल कौन सा रूल है, यूवी रूल आपको हेल्प करेगा अगर आपको कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो उस चीज को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं उस चीज का। तो देखो यूवी रूल में क्या, इस यूवी रूल का मतलब है कि पहले आपको इसमें से किसी एक को बाहर निकालना है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको फिर उस दूसरे वाले को बाहर निकालना है और फिर उस पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है। समझ में। तो सबसे पहले आपको टर्म दिया हुआ है एक्स, तो आपको इस एक्स को बाहर निकालना है, एज अ कांस्टेंट इसको रखना है, और फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है नेक्स्ट वाले टर्म को, और फिर यहाँ पे प्लस करके आपको क्या करना है, जिसको पहले आपने डिफरेंशिएट किया था उसको बाहर निकालना है, और जो पहले आपने बाहर रखा था उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इस तरह से आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, सो दैट आपको एक और बार रिवाइज हो जाए। तो e टू द पावर 2x को क्या करना है, सबसे पहले तो एज इट इज लिखना है, e टू द पावर माइनस 2x लिख दिया। इसको लिखने के बाद फिर क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर में जो भी टर्म है उसको। तो e टू द पावर में कौन सा टर्म है, माइनस 2x, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया। और माइनस 2x को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आपको भी अभी बताया मैंने। ये जो 2 है सॉरी उसके आगे जो पावर है, एक्स के ऊपर जो पावर है उसको कहाँ पे लाना है, आगे लाना है। एक्स के ऊपर तो अब 1 ही है, तो क्या ही आप चेंज करोगे, तो उसके ऊपर आप 1 लगाओगे, आगे 1 लिखोगे, 1 आगे फिर x लिखोगे, और x के ऊपर अब जो पावर है उसको -1 करोगे। तो x के ऊपर क्या पावर है, 1 है, और 1 - 1 0 होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही x दिख रहा है, जो कि ये वाला x है, और इस वाले x का कोई नाम निशान नहीं दिख रहा, क्योंकि वो x की पावर 0 था, और जो कि आगे चल के 1 हो चुका। आगे बात कर लेते हैं हम इनकी। ठीक है ना। अब देखो अब ये वाला क्वेश्चन तो यूवी रूल से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, पर सवाल उठता है कि क्या आप ये वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो। क्यों पता है दोस्त, इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे ना, आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो 2 टर्म्स है ना वो डिवीजन में, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे यूवी रूल नहीं लगता है, यहाँ पे दूसरा रूल लगता है। यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपको नीचे दिया हुआ है ना, नीचे मतलब ये देखो डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है ना, ये e टू द पावर माइनस 2x, इसका स्क्वायर कर दो। समझ में, समझ याद रहेगा। आपको जो चीज नीचे दी हुई है ना उसको डिनोमिनेटर में ही लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं देखना आपको, जस्ट स्क्वायर करना है। और फिर ऊपर का आपको जो टर्म दिया हुआ है x, इसको बाहर ले जाओ। I'm सॉरी, उसको बाहर मत लो, उसको फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है ना। आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए उसमें जो भी आपको डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर आपको जो ऊपर वाला टर्म दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस बाहर वाले टर्म को कहाँ इस नीचे वाले टर्म को बाहर रखना है, और फिर उसको करने के बाद फिर माइनस लिख के जो भी तुमने पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया था उसको बाहर लिख के जो आपने पहले वाले को कांस्टेंट रखा था उसको करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी यूवी रूल लग रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे चीजें माइनस में हो रही है। मतलब अगर आप
चीजों को रिलेट करके देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे भी एक को बाहर रख के दूसरे को किया गया डिफरेंशिएट, पर बीच में माइनस लगाया गया। पर आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी, ये दिक्कत आएगी कि आपको किसको पहले रखना है और किसको बाहर बाद में रखना है, क्योंकि ये माइनस का साइन है। तो यहाँ पे अगर आपने सीक्वेंस बदल दिया तो वैल्यूज गलत निकल के आएंगी और माइनस का साइन में भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट किसको करना है, ऊपर वाले टर्म को करना है, फिर आपको माइनस करके नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग किस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो इन टर्म्स को। साइन एक्स अभी बताया मैंने कि साइन एक्स को आप कॉस एक्स लिख सकते हो डिफरेंशिएशन में, पर क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो चीजें बदल जाएंगी। साइन एक्स जो होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा, समझ में आया, और cos x जो होगा वो sin x होगा। अच्छा, sin ax dx में क्या करोगे, अभी मैंने बताया आपको इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना इनके साथ खेलना है आपको, कुछ और नहीं तो सही। आपको क्या करना है, x के आगे जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है उसका आपके साथ उसके साथ आपको छेड़छाड़ी करना है और कुछ नहीं करना। अभी मैंने बताया था cos x में, अभी जब मैं डिफरेंशिएशन आपको करवा रही थी तब मैंने क्या बताया था आपको कि x के आगे जो कोफिशिएंट दिया हुआ है ना आपको, उस चीज को ना आपको मल्टीप्लाई में रखना है, पर इंटीग्रेशन के केस में ना इसको डिवाइड में रखना है। समझ में आया। और फिर एज इट इज साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है उसको लिख दो और उसके पीछे जो कुछ भी वैल्यूज है उन सबको लिख दो, ए एक्स लिख दो। ठीक वैसे ही आपको इसमें भी करना है। समझ में आया। आगे बात कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का किस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा का याद रखना, आपको हमेशा याद रखना है, ये तो आपको शायद 10th क्लास में पढ़ाया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज ना मतलब एक बायो वाले स्टूडेंट को भी याद रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक बार पढ़ भी लिया तो याद रहेगा। तो बस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड में ले लो और दूसरे को शफल कर दो, हो गया ना काम। अच्छा, बात आ जाती है कि साइन 2 थीटा को कैसे याद रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। समझ में। अब बात कर लेते हैं कि आगे मेरे पास एक क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस माइनस वाई, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, कॉस एक्स प्लस माइनस वाई। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए, मतलब प्लस भी साइन दिखे और माइनस भी साइन दिखे साइन के टर्म्स में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, याद रखना है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे आऊं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, साइन 0। तो साइन 0, आई एम सॉरी मैं गलत पेज में आ गई हूँ, मैं इधर मैंने लिखा है, हाँ देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, साइन अगर साइन एक्स प्लस माइनस वाई अगर आपको पूछा है तो आपको क्या करना है, साइन कॉस कॉस साइन। क्या याद रखना है आपको, साइन कॉस कॉस साइन। यहाँ पे भी अगर आपको कॉस में दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस माइनस वाई, तो आपको क्या याद रखना है, कॉस कॉस साइन साइन। मतलब जब अगर कॉस के टर्म्स में दिया है तो सबसे पहले कॉस वालों को देखो, कॉस वाले क्या है ना, इनको अपने क्या बोलते हैं ना, इनको अपने रिलीजन को मान, ये बहुत कट्टरवादी है, ठीक है ना। इनको क्या है कि मेरे को पहले चाहिए, मेरे पूरे खानदान को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, तो ये वैसा है। और साइन के भाईचारे में मतलब भाईचारे को ज्यादा मान के चलता है वो चीज, तो इसलिए वो साइन और कॉस को एक साइड, मतलब साइन को और कॉस को दोनों को पहला प्रायोरिटी देते हैं, फिर कॉस को और फिर साइन को। और यहाँ पे क्या है कि कॉस वाला क्या है कि बहुत कट्टरवादी है, तो इसलिए कॉस और कॉस एक्स और कॉस वाई को पहले लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या मानता है कि मेरे पहले फैमिली को प्रायोरिटी मिलना चाहिए फिर दूसरों को। तो इस तरह से, और प्लस माइनस होता है यहाँ पे उल्टा हो जाता है, माइनस प्लस होता है। समझ में आया। इस तरह से चीजों को सॉल्व करना है आपको। अब बात कर लेते हैं इसकी कि जब आपको कोई क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि साइन पाई बाई 2 या साइन 5 पाई बाई 2 क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है ना, या फिर आपसे कॉस 2 पाई का वैल्यू पूछ लिया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले तो आपको वेव बनाना आना चाहिए। अगर आपको वेव बनाना आ गया ना तो ऐसे क्वेश्चन से आप चुटकियों में निकाल सकते हो। देखो याद रखना कि साइन का जो वेव है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और कॉस का जो वेव है ना वो 1 से स्टार्ट होता है। समझ में आया। अच्छा, साइन के वेव में ना आपको एक चीज दिखेगा, यहाँ पे ना आपको क्या करना है, पहले तो आपको 0 +1 और -1। +1 जो है आपको एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है और -1 है आपको एक्सिस के नीचे लेबल करना है। फिर आप जो बनाओगे ग्राफ, आपको दिखेगा प्लॉट करते वक्त आपको एक वेव प्लॉट करना है, और फिर उस वेव में ना आपको नंबरिंग करनी है, उसमें लेबलिंग करनी है। क्या लेबल करोगे, उसमें π/2 ऐड करते रहना है। कैसे, 0 जहां पे भी पीक्स दिखे, जहां पे भी नोड्स दिखे,
हाफ ऑफ पॉइंट्स में उस वेव के आपको क्या करना है, आपको उधर पाई ऐड करते रहना है। ये 2π/2 है, ये 3π/2, ये 4π/2, ये 5π/2, ये 6π/2, इस तरह से ऐड कर दिया। अब बस हो गया आपका काम। बस अब देखो, अब आपसे कुछ भी पूछे, मान लो कि साइन π/2 पूछा, तो आपको पता है कि साइन π/2 किस लाइन पे आता है, +1 वाले लाइन पे आता है, तो इसको मैंने +1 लिख दिया। ऐसे ही अगर आपको 5π/2 पूछा साइन का, तो वो भी कहाँ पे आता है, +1 के लाइन पे आते हैं। अच्छा, अगर आपसे साइन पाई, 2π, 3π जो कुछ भी इधर लिखे हुए हैं वो सारी चीजें पूछी गई, तो वो 0 वाली लाइन पे आता है। इस तरह से आपको चीजों को देखना है। कॉस में क्या है, कॉस का जो ग्राफ है ना वो +1 से स्टार्ट होता है, और हर वैसा ही आपको करना है चीजों को, पहले 0, फिर π/2, फिर 2π/2, इस तरह से आपको चीजों को ऐड करते हुए चलना है, और फिर आपको जो भी वैल्यूज पूछे उसके हिसाब से उसको लेबलिंग करनी है। समझ में आया? आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो आपको, मेरे को तो वाई और जेड भी पढ़ाया गया था, पर यहाँ पे जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट से हम सारा का सारा एग्जांपल ले लेंगे, क्योंकि वाई और जेड में कुछ मतलब फर्क नहीं है, बस एक्स की जगह वाई यूज कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं। चलो अब बात कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में। अगर आपको मोमेंटम के बारे में पूछा गया, तो मोमेंटम को किस तरह से, अगर मोमेंटम के ऊपर कैप लगाया गया है ना, पी कैप लगाया गया, तो इस पी कैप को किस तरह से आपको लिखना है, उस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास पी कैप है और फिर आपको ये पूछा गया कि इसको लिखने का क्या तरीका है, तो आपको याद रखना है पी कैप इज नथिंग बट -IH कट d/dx। क्या याद रखोगे, -IH कट d/dx, या फिर उसको क्या लिख सकते हो, अब एच कट जो चीज है ना, इसको ना आप क्या लिख सकते हो, h/2π लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, h/2π। और एक और बात, -I² को, हाँ मेरी बात वापस सुनो, -I² को आप क्या लिख सकते हो, -I² को आप 1 लिख सकते हो। समझ में आया? अच्छा, एक और बात याद रखो, यहाँ पे 1 मिनट, kx, अगर मैं kx की बात करूं तो kx की वैल्यू क्या होती है, -h कट स्क्वायर बाई 2m। वो आपने पढ़ा था ना, h²/2m, h²/2m नहीं पढ़ा था आपने, मुझे लगता है आपने h/2p पढ़ा था, वो मोमेंटम जब आप पढ़ रहे थे, है ना। तो वही यहाँ पे भी वही चीज है कि h²/2m है। अब h² जो होता है ना, वो कुछ और नहीं, ये होता है मोमेंटम का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो आप kx को मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m भी बोल सकते हो, या फिर मतलब जो हमने जो पहले किया था, और उसी मोमेंटम के स्क्वायर को अगर आप खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या होता है, -h कट स्क्वायर बाई dx। समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या किया गया, इस जो पूरे टर्म को ना क्या किया गया, स्क्वायर रूट किया गया। इसका स्क्वायर रूट नहीं, मतलब इसका स्क्वायर निकाला गया है। अगर आप IH कट का स्क्वायर निकालोगे तो आपको भी पता है क्या आंसर आएगा, -IH कट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -IH कट स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था -I² जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 माइनस में से एक माइनस को मैंने उठाया और 2 i को उठाया, तो उससे मेरे को क्या वैल्यू मिला, 1 वैल्यू मिला, और बाकी बचा एक माइनस जिसको कि मैंने आगे पुट कर दिया, और एज इट इज यहाँ पे मैंने h कट्स का स्क्वायर लिख दिया, और बस 2m के साथ उसमें मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ में आया? इस तरह से आपको इसका वैल्यू निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का। ये k का मतलब काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। V का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, तो नहीं, मतलब इसको पोटेंशियल ही कह रहे हैं अभी तक, पर याद रखना Vx को हम V ही लिखते हैं। कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, याद कम करना पड़ेगा आपको। और अगर एक्सिस में तो Vx लिखेंगे, y एक्सिस में तो Vy लिखेंगे, ऐसे। अच्छा, अब बात आती है हमारी, 1 मिनट, H के बारे में। अब H क्या है, H है हमारा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हमने H से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। तो H में हमको क्या करना है, हमने जो भी काइनेटिक एनर्जी का चीज लिखा था, याद रखना यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन होगा। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना भूल गई थी, तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? इस तरह से चीजों को आपको याद करना है। आगे बात कर लेते हैं इसकी। अब इसमें ना आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा कि देखो आपको एक ही फंक्शन दी हुई है, ठीक है ना, और फिर आपको ये पूछा गया है
कि अगर आपको किसी चीज का फंक्शन दे दिया जाए तो आपको किस तरह से चीजों को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है एक ये वाला, एक ही फंक्शन क्या है, मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन, और देखो ए की वैल्यू ये है और फंक्शन क्या है e⁻⁻x। अब आपको क्या करना है, हमेशा जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें कि आपको ए की वैल्यू दी हुई है, मतलब किसी की वैल्यू दी हुई है और साइड में एफ का फंक्शन पूछे, आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए ऑफ एफ एक्स क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ए ऑफ एफ एक्स कुछ और नहीं होगा, पी एक्स और मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻kx होगा कि नहीं। और आपको मैंने अभी बताया था कि पी एक्स का कैप को आप क्या लिख सकते हो, -i(h कट d/dx लिख सकते हो कि नहीं। अब d/dx किसके साथ वो डिफरेंशिएट होगा, इस फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, -i(h कट d/dx, ये किसका टर्म है, ये इसका टर्म है। ठीक है ना, पी एक्स कैप का टर्म है ये। और फिर आपने क्या कर दिया, वो एफ एक्स का जो भी फंक्शन था उस चीज को आपने इधर लिख दिया कि नहीं। तो इससे तो साफ साफ एक चीज दिख रहा है कि ये चीज जो है वो डिफरेंशिएट होगी। और आपको मैंने बताया था किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। इसको पहले तो एज इट इज लिखना है, आपने पहले तो एज इट इज लिख दिया, फिर क्या करना है, इसके पूरे पावर को आपको डिफरेंशिएट करना है, जो क्या होगा -k होगा। समझ में आया, इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक वैसे ही आप kx का भी फंक्शन निकाल सकते हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन है जहां पे कि अब चीजें मैंने चेंज कर दी, जहां पे मैंने पी एक्स लिया था उसकी जगह अब मैंने के एक्स लिया है। फंक्शन मैंने क्या कौन सा रखा है, ये देखो, ये है क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन है। ए की जो वैल्यू है वो है के एक्स कैप, और एफ की जो फंक्शन है वो क्या है, e⁻⁻i(kx). आपको क्या करना है, अगर ए ऑफ एफ एक्स पूछा गया तो आपको क्या करना है, के एक्स मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻ix लिखना है कि नहीं। ठीक है, आपने लिख दिया। आपको पता है कि आप के एक्स को क्या लिख सकते हो, -h कट स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, और एफ एक्स जो भी आपको दिया हुआ है इसका याद रखना, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। मैं वापस बोल रही हूँ आपको कैसे निकालोगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। कैसे, देखो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो आपको इसको एज इट इज लिखना है। पहले आपने एज इट इज लिखा, एक मिनट, आपने एज इट इज लिखा, फिर आपके ऊपर मतलब ई के ऊपर जो कुछ भी पावर में उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो कि होगा i के -i के। ठीक है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन जब आप करोगे ना, तब आपको क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो इसको वापस बाहर लेना है, तो ऑफ कोर्स ये बाहर आ जाएगा। पर इस बार क्या होगा ना, इस बार वापस यही चीज बाहर आएगी। इस बार भी मतलब वही चीज होगा, -i के, वही चीज बाहर आएगी। तो -i के और -i के, आई एम सॉरी, -i के मल्टीप्लाई में -i के क्या हो जाएंगे, -i² k² हो जाएंगे। होंगे कि नहीं, क्यों होंगे, देखो इसमें से मैंने क्या किया, एक माइनस को निकाल दिया और एक माइनस को मैंने वैसा का वैसा रखा कि नहीं। अब देखो -i² जो होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए मैंने इसको यहां से रिजेक्ट कर लिया। समझ में आया। तो चलो इसके साथ हमारा ये इसका आंसर भी आ जाता है। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तब आपको क्या करना है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में ना जो ये d⁻/dx होता है और फिर ए और एफ एक्स को ना इस तरह से जब लिखा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे ना कम्यूटेशन का रूल लगता है। कैसे लगता है कम्यूटेशन का रूल, जब आपको ए की वैल्यू ऐसे दी गई हो, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसके साथ डिफरेंशिएशन करना है। कर लिया आपने इसके साथ डिफरेंशिएशन, इसको आपने मल्टीप्लाई में रखा है, पीछे रखा है एक्स को, पहले एक्स को पीछे रखो फिर एक्स को आगे रखो। अगर आप एक्स को आगे रखोगे तो लास्ट में क्या टर्म बचता है, डी के साथ कुछ नहीं बचता, तो कुछ नहीं बचता तो उसको 1 ही लिखेंगे हम। आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए वो पूरा टर्म कट जाएगा। पर dx/dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो 1 होता है। समझ में आया। इस तरह से आपको याद चीजों को समझनी है। अब देखो मान लो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी चीज दिखी, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी को, ये जो चीज है ना, इसको पहले एज इट इज लिखना है। लिखा आपने एज इट इज, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, शफल करना है। कैसे शफल करोगे, इसको आपको पीछे लेके जाना है, ठीक है ना, इस तरह से आपको चीजों को याद करना है। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे आपको फिर वापस एज इट इज x⁻px। अब ऐसे क्वेश्चन में ना अब करने मत जाओ डिफरेंशिएशन, बस याद रखो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को ना ट्रिक से याद रखना चाहिए चीजों पे, ठीक है ना।
ट्रिक मतलब बोलने के लिए ट्रिक है, वैसे तो आपको पता ही होगा ये चीज। आपको भी पता है कि पीएक्स को आई माइनस आई एच कट बोलते कि नहीं। आपको पता है कि भारत में ना जो लोग राइटी होते हैं ना, जो राइट हैंड से लिखते हैं, वो बहुत ज्यादा है, मेजोरिटी में है। तो यहाँ पे अभी आपको वही कंसेप्ट लगाना है कि यहाँ पे पीएक्स अगर राइट साइड में है तो जो वैल्यू होगी आई एच कट की वो क्या होगी, पॉजिटिव। पर अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी वही है कि पीएच जो है राइट साइड में, आपको क्या करना है, ये तो लिखना ही है, पर याद रखना यहाँ पे एक्स का कैप है तो यहाँ पे 1 ही है, ठीक है ना। तो +1 आई एच कट है इसमें वैल्यू। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, आपको एक्स के आगे जो भी एक्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, आपको पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, जो कि आप देखते ही पता कर सकते हो, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं की एक्स डी एक्स बाई एक्स डी एक्स ऐसे करके, है ना। तो उस चीज को लिखने की जगह आपको बस देख के पता होना चाहिए कि डिफरेंस, क्योंकि अब इतने छोटे से डिफरेंशिएशन के प्रो हो चुके हो, तो इसको अलग से लिख के टाइम वेस्ट मत करो, बस इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो 2x को आपको लिखना है और फिर उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, px को। अब px को क्या लिखोगे आपको अभी बताया मैंने, अगर px राइट साइड में होगा तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव का साइन लगाना है और जो आपको ph का वैल्यू होता है आई एच कट, उस चीज को लिखना है। अब देखो, अगर px अगर लेफ्ट साइड में आ जाए, वो एक कंडीशन है मेरे पास। देखो px अगर लेफ्ट साइड में आ जाए तो क्या करना है, सेम यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कर दो जो कि होगा 3x² और आई एच कट, और p अगर राइट साइड में है तो प्लस का साइन, अगर लेफ्ट साइड में है तो राइट का साइन। अब यहाँ पे अगर आप जो कंडीशन देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि अब तक हमने जो कुछ भी px के बारे में पढ़ा, वहां पे हमने ये देखा ही नहीं कि px के ऊपर भी कुछ, px कैप के ऊपर भी कोई कुछ पावर लगा है। पर अगर आपको ऐसा कंडीशन दिख जाए कि जहां पे px के ऊपर कोई पावर है और सामने वाले टर्म के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो याद रखना ऐसे केस में आपको क्या करना है, जिसके ऊपर भी पावर है ना उसको डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया? अच्छा, कर दिया आपने डिफरेंशिएट, एक्स को एज इट इज रखा। अच्छा, एक्स की तो कोई अस्तित्व है नहीं क्योंकि dx बाई dx 1 ही होता है, तो एक्स को एज इट इज रखो, कुछ नहीं है, एज इट इज नहीं मतलब एक्स को डिफरेंशिएट अगर करोगे तो कुछ नहीं होगा। याद रखना जिसके ऊपर भी पावर रहेगा, वहां पे भी हमने जिसके ऊपर भी पावर था, जैसे एक्स के ऊपर पावर था तो उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया और फिर आपने वो आई एच कट का वैल्यू डाल दिया। तो यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे भी आपको क्या दिखा कि ये वाला डिफरेंशिएशन है तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया और फिर वो आई एच कट डाल दिया, घिसा पिटा। और एक बात याद रखना कि अब यहाँ पे ना px जो है ना वो लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड की कदर ज्यादा होती नहीं है लोगों को, क्योंकि राइट इंडिया में लोग लेफ्टी कम राइटी ज्यादा है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ, वो वाला ट्रिक लगा के मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी कि अगर आपको दोनों में स्क्वायर दिखे, जैसे x² और px², तो उसको पहले तोड़ो। किसको तोड़ोगे? सबसे पहले किसी एक को तोड़ सकते हो, मैंने क्या किया, px कैप को तोड़ा, ठीक है ना। अब जब आप इसको तोड़ोगे तो एक को आपको बाहर लेना है, एक को आपको ब्रैकेट के अंदर लेना है, फिर आपको कम्यूटेशन करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्लस लिख के जिसको आपने बाहर लिखा था अब उसको अंदर लिख के, और जिसको आपने अंदर लिखा था उसको बाहर करो और फिर कम्यूटेशन करो। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे तो दो अलग अलग वैल्यूज है, अगर px होता और एक py होता तो आपको पता चलता चीजें कहाँ पे क्या गई। यहाँ पे px बाहर होता और यहाँ पे py बाहर होता, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब सिंपल है दोस्त, अब कुछ नहीं है, इसको तो आप एज इट इज लिखोगे और इसको कम्यूट करोगे। अब इसको कम्यूट करना तो आता है, मैंने बताया था, इसको क्या होगा 2x होगा और यहाँ पे आगे क्या होगा, आई एच कट लगेगा, और ये p जो है वो राइट साइड में है तो प्लस वाला आई एच कट, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी px जो है वो बाहर है और ये जो होगा 2x प्लस आई एच कट, मतलब चीजें सेम होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी और यहाँ पे आंसर आपको दिख जाएगा। समझ में आया? एक और बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात, वो ये है कि ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, अगर आपको सेम दिख जाए चीजें, जैसे कि px कैप और px कैप, मतलब एक ही वैल्यूज अगर आपको सेम दिखती है, जैसे एक्स कैप, ठीक है ना, ऐसे वैल्यूज में ना आपको हमेशा याद रखना है इनकी जो कम्यूटेशन होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से लिखते हैं वो हमने क्या पढ़ा था, वो सिर्फ मोमेंटम, मतलब वो हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। अब हम एंगुलर मोमेंट को पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है, जिसको आप एल से डिनोट करते हो और जिसका मतलब होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, ठीक है ना।
अब कौन सा डायरेक्शन है वो, मतलब डिस्टेंस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो अब कौन सा डिस्टेंस, कौन सा लीनियर मोमेंटम, कौन से एक्सिस का, ये आपको पता करना है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगर एक्स डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम हो रहा है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका लीनियर मोमेंटम के साथ फॉर्मूला क्या होगा। देखो, एंगुलर मोमेंटम एट एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट, आपको क्या करना है, पहले आपको एक मिनट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको एक्स वाई जेड का एक क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, बना दिया। अब आप एक्स से वाई, अगर आपसे एक्स पूछा गया हो ना तो वाई और जेड को लिखोगे। आप क्या लिखोगे, पहले आपको पता है एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, और जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है। ऐसे याद रहेगा चीजें। अगर आपसे एक्स पूछा गया तो एक्स के बाद जो आते हैं वाई और जेड, ऐसे सीक्वेंस में लिखना है आपको, पहले वाई लिखना है फिर जेड लिखना है, याद रहेगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब y और x, अब यहाँ पे देखो इस टर्म में आपको पी एक्स लगाना है, पी वाई लगाना है, पी जेड लगाना है, वो बता रही हूँ। अब x और y हो गया तो बचा क्या, z, तो उसको इधर लिखना है। वैसे ही z और x हो गया तो बचा क्या, y, तो यहाँ पे y लिखना है। समझ में आया, और माइनस बीच में करना, बीच में माइनस का साइन लगाना है। समझ में आया। देखो, अगर आप जिस चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो आपको दिमाग में चिपक जाएगा। अब क्या करना है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल एल वाई बी है। अब वेल एल वाई है तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, फिर एक्स आता है, तो आपको पहले जेड लिखना है फिर एक्स लिखना है, और दोनों में पी का पी कैप डालना ही है, जो कि हमारा एंगुलर, जो कि हमारा लीनियर मोमेंटम होता है। आगे बात करते हैं कि अब इसमें कौन सा डायरेक्शन आएगा, एक्स वाई जेड क्या। अब आपको z, आपके पास z आ चुका है, y आ चुका है, बचा क्या, x, तो उस x को इधर पुट कर दो। वैसे यहाँ पे y आ चुका है, x आ चुका है, तो बचा क्या, z, तो आपने यहाँ पे z पुट कर दिया। वैसे ही आप z का भी कर सकते हो। वैसे बोल के मैं टाइम पास नहीं कर सकती, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे को क्वांटम केमिस्ट्री खत्म करना है जितना जल्दी हो सके। देखो, अगर कोऑर्डिनेट सेम रहे, मतलब कि अब आपने एलएक्स का तो वैल्यू निकालना सीख लिया। अब मान लो कि इसको, ये अगर कम्यूटेशन के टर्म्स में आ गया और आपको दिखे कि जैसे एक्स एक्स है, वैसे वाई वाई है, ठीक है ना, जेड जेड है, ठीक है ना, और वो कभी एल डिस्टेंस के साथ है, तो कभी मोमेंटम के साथ है, तो कभी मतलब कभी एंगुलर लीनियर मोमेंटम के साथ है, तो कभी एंगुलर मोमेंटम के साथ है। तो याद रखना, जब भी अगर आपको सेम कोऑर्डिनेट दिख जाए ना, तब हमेशा आपको 0 लिखना है। समझ में आया। और अगर आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दिख जाए, जैसे एक्स वाई है ना, वाई जेड जेड एक्स, यहाँ पे हमने एक्स वाई का कंडीशन ले रखा है क्योंकि हमको पहले डिस्टेंस के टर्म्स में समझना है, और फिर इसके टर्म्स में, लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में, फिर हमको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में समझना है। दैट्स वाई वी हैव टेकन द सेम केस, बट यू कैन एक्सचेंज इट। पहले अगर आप इसको समझ लेते हो तो बाकी का खेल आपके लिए आसान रहेगा। तो कैसे याद करोगे, याद रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, पहले बता देती हूँ फिर आपको बताऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस ऑफ आई एच कट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस ऑफ आई एच कट होता है। आपको भी पता है ये चीज। देखो, वर्क डन में आपको एक वो दिया जाता है, एक वर्क डन आपको कभी कभार पूछा जाता है, और आपको पीवी का ग्राफ देते हैं, और आपको एक रेक्टेंगल बना के देते हैं, और फिर उसमें डायरेक्शन उसमें डायरेक्शन दिया जाता है, और फिर आपको बताना पड़ता है कि यहाँ पे ये कॉम्प्रेशन है, ये एक्सपेंशन है, और वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो, वर्क डन के केस में क्या होता है ना, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीजें चलती है, वो चीज क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। वेराज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव है। ये मैंने इसलिए आपको याद करवाया कि आप ना रिकॉल कर सके कि किसको पॉजिटिव वाला रखना, क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। यहाँ पे क्या है कि देखो, वर्क डन वाला एक एक्सेप्शन है, ऐसे मान के चलो। ऐसे में हमको पता है जो चीज क्लॉकवाइज है वो चीज वो चीज रियलिटी में भी आपको दिखती है क्लॉक में, ठीक है ना। और दैट्स वाई वी कंसिडर कि क्लॉकवाइज जो है इसको पॉजिटिव होना चाहिए, पर वर्क डन में केस उल्टा रहता है। वही चीज बताया गया है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको किस तरह से उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो आपको अगर एक्स वाई दिया हुआ है और आपको फिर क्या करना है, इसका वो करना है कम्यूटेशन, तो आप कैसे करोगे। तो देखो, आपको जेड एक्स वाई छोड़ के जो चीज दिख रही है वो क्या दिख रही है, जेड दिख रही है। तो वैसे ही अगर आपको डिस्टेंस के टर्म्स में दिया है तो आपको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको, आई एच कट को। देखो, आई एच कट तो सब जगह हो, कोई इसमें कोई वो नहीं है, दोहराई नहीं है। यहाँ पे भी देखो, आई एच कट तो सब जगह दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पर आई एच कट के साथ आपको क्या अटैच करना है,
Z अटैच करना है, P अटैच करना है, L अटैच करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा कि जो LX है वो किसके साथ क्या हो रहा है, कम्यूट हो रहा है। वो चीज को देख के आपको कंसिडर करना है। तो जैसे कि अब LX जो है वो डिस्टेंस के साथ कम्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है। अगर ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में कर रहा है तो यहाँ पे आपको लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में करना है। अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में हो रही है चीज है तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऐड करना है। अब उस मोमेंटम का उस जो भी आपने टर्म अटैच किया है, अब उस टर्म में कौन सा एक्सेस आएगा वो कैसे पता चलेगा, वही बता रही हूं मैं आपको। अब देखो एक्स वाई पूछा है तो आपको क्या बनाना है, एक्स वाई जेड का वो बनाना है। ये आपने बना लिया। अब देखो एक्स टू वाई जा रहे हो आप, फिर वाई टू जेड जा रहे हो आप, ठीक है ना। एक मिनट, मैंने एक्स वाई जेड को गलत ट्रायंगल बनाया, एक्स वाई जेड। अब आप अगर देखोगे एक्स से वाई जा रहे हो आप, फिर वाई से जेड जा रहे हो आप, फिर z से x, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स वाई का मतलब आप x से y जा रहे हो, x से y जा रहे हो का मतलब आप कहाँ जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्लॉकवाइज में प्लस। अब x से y यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। याद रखना यहाँ पे अगर yx भी हो जाए तो यहाँ पे माइनस वैल्यूज आएंगी। हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई डिफरेंट कंडीशन दिख जाए तो यहाँ पे चीजें माइनस में भी जा सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अब हो गई हमारी उसकी बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है ना। हमने तीनों टाइप के मोमेंटम पढ़ने हैं। पहले तो हमने पढ़ा था लीनियर वाला, फिर हमने एंगुलर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस प्लस और एस माइनस से। तो यहाँ पे किस तरह से आपको वैल्यूज डालनी है याद रखना। अब यहाँ पे क्या है ना, पहले अगर आपको एस एक्स, पहले तो आपको क्या करना है कि अगर आपको एस प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको एस प्लस को करना है सॉल्व, फिर आपको एस माइनस को सॉल्व करना है। याद रखना एस प्लस को जब आप करोगे तो एस प्लस को आप क्या लिख सकते हो, एस एक्स प्लस आई एस वाई। क्या लिखोगे, एस एक्स प्लस आई एस वाई। चीजें यहाँ पे भी सेम ही होंगी, एस एक्स आई एस वाई तो सेम होगी, पर याद रखना माइनस के टर्म्स में ना बीच में माइनस रहेगा और प्लस के टर्म में यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा। जब आप इसको कर दोगे फिर आपको क्या करना कि यहाँ पे अब आपको ये जो आपको पता है ना मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं दोनों, जब आपको ब्रैकेट के टर्म्स में मल्टीप्लाई किया हुआ, अगर आपको दो टर्म दिए हुए हैं एक ब्रैकेट के अंदर, तो किस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको पहले इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है ना। या फिर आप इसको इसके साथ, ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप इंटरचेंज करके भी कर सकते हो, पहले इसको इसके साथ। ऐसा नहीं कि पहले इसको ही इसके साथ करना है, आप करो, फिर आपको चेक करना है कि कौन सा टर्म कट रहा है। जो टर्म कट जाएगा उसको काट दो, अगर नहीं कटा तो वैसा का वैसा लिख डालो। अब देखते हैं एल प्लस और एल एक्स का। एल प्लस में भी ठीक वैसे ही स्पिन क्वांटम में जैसे आपने पढ़ा था, एल प्लस को आप एल एक्स प्लस आई एल वाई लिखते हो। देखो आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि उसके ऊपर प्लस लिखा है क्या। ये प्लस दिखते ही आपको ये वाला टर्म यूज करना है, और आपको कॉमा में क्या दिया हुआ है, एलएक्स दिया हुआ है, तो एलएक्स को एज इट इज लिखो। अब वही चीज करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और अब यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे ना, अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना, देखो यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया है। एस एक्स और एस एक्स कम्यूटेशन में मैंने बताया था, अगर कोऑर्डिनेशन सेम रहे या फिर वैल्यूज भी सेम रहे तो चीजें क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो जीरो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई है, तो इस चीज को आपको लिखना है। तो लास्ट में जो वैल्यू हो जाती है ये और ये बच के आता है। आगे देखोगे तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस माइनस में, तो वो दोनों आगे जाके -2 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एल एक्स दिख रहा है आपको, प्लस एल एक्स एल वाई, तो यहाँ ये वाला टर्म ऐसे आंखें बंद करके कट जाएगा यार, देख के पता चल रहा है। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये इस वाले टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको भी पता है कि एल एक्स एल वाई को कैसे सॉल्व करते हैं। आई एच कट डालना पड़ता है, और उसके साथ जो वैल्यू है उसके साथ जो आपको दी हुई है टर्म, जैसे कि एलएक्स दी हुई है तो आपको मतलब एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में दी हुई, तो आपको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है। और उसमें भी कौन सा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू आएगा, नेगेटिव वाला वैल्यू आएगा, है ना, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या कहाँ से कहाँ जा रहा है। वाई से एक्स जा रहा है तो चीजें एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ठीक है ना, चीजें उल्टी जा रही है। तो यहाँ पे आपको वाई एक्स में अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, जेड की तरफ जा रहा है, तो वो माइनस होगा। तो इस तरह से आपको चीजों को याद करना है। अब देखते हैं डैगर्स मेथड। क्या देखेंगे हम, डैगर्स मेथड को।
ठीक है ना। तो चलो डैगर्स मेथड को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो आप डैगर्स मेथड को समझने से पहले ये समझो कि क्या क्या कंडीशन होते हैं डैगर्स मेथड के। तो वही चीज हम यहाँ पे समझेंगे, डैगर्स मेथड की क्या क्या कंडीशन होते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर देती हूँ कैमरा को। जब आप इसको इस तरह से लिखते हो ना कि ए कैप को जब आप पॉजिटिव साइन से लिखते हो, जो कि आप आगे पढ़ के आ रहे हो, ये इतना सा आपने पढ़ लिया बस। अब इसके ऊपर प्लस लिखो और फिर वापस में अगर प्लस लिखो तो आपको जो वैल्यू मिलेगा ना फिर वो सेम ही मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा, फिर आपको जो वैल्यू मिलेगा वो बस ए कैप ही मिलेगा। ये देखो, इसका मतलब क्या होता है कि ए प्लस प्लस मतलब दोनों ब्रैकेट के बाहर भी एक प्लस है और बाहर के अंदर भी एक प्लस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए कैप ही। तो ये घूम फिर के वापस ए कैप बन जाता है। पर जब आपको ये वाला कंडीशन दिखे जहाँ पे ए कैप के साइड में आपको ए दिख रहा है पावर में और फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करना है। पहले शफल करो पहले, क्योंकि आपका काम है इस प्लस वाले को अंदर लाना। ठीक है ना, चलो समझ में आया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है वही देख रहे हैं हम लोग कि मतलब जब आपको ऐसा कंडीशन दिखे तो इसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हो। ये डैगर्स मेथड होता है। ये चीज आप आगे पढ़ोगे, अब तक के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखा कैसे जा सकता है। अब जैसे ए कैप प्लस बी कैप के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ना इसको डैगर्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो होता है ना, ठीक है ना, यही चीज आपको बताता है कि ये डैगर्स मेथड के लिए। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं कि जब आपको ये है ना ऊपर प्लस का साइन दिखे ए कैप प्लस बी कैप, तो आपको याद रखना है कि ए कैप को पहले प्लस के टर्म्स में लिखना है, प्लस बी कैप को फिर प्लस के टर्म्स में लिखना है। देखो ए कैप को पहले प्लस के टर्म्स में लिखा, फिर बी कैप को प्लस के टर्म्स में लिखा है। ठीक है ना, अगर आपको ऐसे ही ये वाला टर्म मिल जाए, यहाँ पे भी आपको वही करना है, पहले ए वाले कैप को फिर प्लस बी वाले कैप के साथ फिर सी वाले कैप के साथ। ये देखो दिख रही है ना। या अब देखो अगर मल्टीप्लाई के भी मल्टीप्लीकेशन में दिया तो मल्टीप्लीकेशन में वही चीज करनी है, बस चीजों को आपको मल्टीप्लाई में ही रखना है। ठीक है ना, ये देखो आपको कैसे करना है वो चीज आपको समझ में आ रहा है मुझे जितना लगता है। यहाँ पे भी ठीक वैसे ही मैंने पहले ए बी को करके दिखाया, फिर मैंने डेमो देने के लिए ए बी को करके दिखाया और फिर आपको ए बी सी का करके बताना है। वो आपको इस चीज के लिए मैंने इस चीज को भी लिख दिया है कि पहले ए बी के साथ करके देखो फिर ए बी सी के साथ करके देखो। तो दोनों दो बार अगर किसी चीज को पढ़ोगे तो याद रहेगा वो चीज। तो इसलिए ए बी सी के साथ भी आपको वही चीज दिख रही है। पर यहाँ पे याद जो आपको रखना है ना वो ये वाली चीजें रखनी है। ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डी बाई डी एक्स का अगर आपको करना है तब याद रखना माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है ना, और याद रखना अगर आई दिख जाए कहीं पे भी ऐसे टर्म्स में, इन डैगर्स में, तो याद रखना इसका जो प्लस होता है, ये जो इसका फाइनल आंसर होता है वो क्या होता है, इसका फाइनल आंसर आता है माइनस आई में। तो वही चीज हमने लिखी है माइनस आई, और फिर ये तो डैगर्स है ही। समझ में आया। तो यही हमारा डैगर्स मेथड। तो आगे हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड पार्ट की। वो क्या है हमारा क्वांटम केमिस्ट्री का वो वाला पार्ट जो कि बेसिक मैथमेटिक्स से हटके है, जो कि आइगन वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे हम, इंटेंसिटी की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे और हाइड्रोजन मॉडल की बात करेंगे। याद रखो अब तक हमने जो भी पार्ट पढ़ा है वो क्या है, वो हमारा बेसिक मैथ्स का पार्ट है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो आइगन वैल्यूज है। तो गाइज अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आइगन वैल्यू के बारे में। तो आइगन वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो कुछ भी था ना वो सब मैंने कम्यूटेटर से लेके ऑपरेटर जो कुछ भी था वो चीज़ें मैंने पहले वाले चिट में डिस्कस कर लिया। अब मैं क्वांटम केमिस्ट्री के उस पोर्शन की बात कर रही हूँ जिस पोर्शन में आपको आइगन वैल्यू निकालना आ सकता है। तो याद रखना कि आइगन वैल्यू जो चीज़ होती है ना दोस्त, ये आइगन वैल्यू ना आपको हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि अगर आपको दो फंक्शन दी हुई है, ठीक है ना, तो दोनों को किस तरह से एडअप करके उसका वैल्यू निकालना है। और याद रखना अगर आपको आइगन वैल्यू पूछा ना तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला ए कैप फाई। अच्छा इसको ना हम फाई नहीं बोलते, इसको हम साई बोलते हैं। ठीक है ना, तो तीन चीजें होती है, एक होती है साई, एक होता है फाई, एक होता है पाई। याद रखना ये वाला जो साइन है वो किसका है, साई, साई बाबा, याद है ना, वैसे आप याद रख सकते हो। तो इसको याद रखना आइगन वैल्यू का फॉर्मूला, आइगन वैल्यू इज ए कैप साई इज इक्वल टू स्मॉल ए टाइम्स ऑफ साई। यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रहा है कॉमन, साई जो है दोनों के साथ अटैच्ड है, और ये जो ए है ना दोस्त ये कुछ और नहीं, ये हमारा आइगन वैल्यू ही है। ये जो हम बोल रहे हैं ना फाइंड द आइगन वैल्यू, इसका मतलब आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो आप कैसे करोगे, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना दोस्त, ये देखो पी एक्स कैप ऑन ई टू द पावर -2x, इसका मतलब क्या है, आपको इन दोनों को क्या करना है,
इन दोनों का वो कर रहा है, इन दोनों का फंक्शन निकालना है, मतलब ए और साई को मल्टीप्लाई करना है। तो ए जो है वो आपका पी एक्स कैप है, तो पी एक्स कैप डाल दिया, और ई जो है मतलब साई जो है आपका वो क्या है, ई टू द पावर -2x है, जो कि आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, ये देखो पी एक्स कैप मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर -2x। अब क्या करोगे, अब इसको खोलोगे, जिसको कि अगर आप खोलोगे तो आपको पता है क्या वैल्यू आएगी, -i(h कट बाई d/dx, है कि नहीं। फिर e टू द पावर 2x, इसका मतलब क्या है, आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये आपको आता ही है। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना दोस्त, तो आपको ना एक वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगा ये एज इट इज e टू द पावर -2x, जो कि इसका वैल्यू है, ठीक है ना, e टू द पावर -2x। फिर क्या वैल्यू मिलेगी, ये -2 जो है वो आगे आ जाएगा, और -2 आगे आने के बाद मतलब अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -2, बस -2 ही आएगा, क्योंकि x टू द पावर 1 - 1 0 ही होता है, तो -2 आएगा। तो आफ्टर ऑल जो आंसर आपको बचा हुआ दिखेगा वो क्या दिखेगा, e टू द पावर -2x टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू आई, यही दिखेगा, 2 इंटू आई एच कट। इसमें आपको क्या करना है, फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो भी आपको फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है ना, वो तो वही सेम फंक्शन होगा। मतलब ये देखो, ये साई क्या है ना, ये साई बताता है कि आपको गिवन फंक्शन क्या है। आपका जो भी गिवन फंक्शन होगा, आपको आंसर में भी वही गिवन फंक्शन आना चाहिए एग्जाम में, मतलब जब आप उस चीज़ का फाइंड आउट करोगे आंसर। यहाँ पे भी आपको e टू द पावर -2x बाहर निकल के आता दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक स्टेप बीच का मैंने छोड़ दिया है, फिर भी मैं आपको चलो बता ही देती हूँ करके, क्योंकि इमेजिनेशन अलग चीज़ होती है और करना अलग चीज़ होता है। तो इस चीज़ को अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे कोई स्पेस भी तो नहीं है, चलो एक क्लियर एरिया में लिखते हैं। आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको ए कैप दिया हुआ था और आपको साई दिया हुआ था। ए कैप की वैल्यू आपको क्या दी गई थी, आपको ए कैप की वैल्यू दी गई थी पी एक्स कैप, और साई की वैल्यू की क्या दी गई थी, ई टू द पावर -2x, ये आपने लिखा। अब आपको क्या करना है, इसको खोलना है। इसको अगर आप खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा -i(h कट, जो कि मैंने आपको बताया d/dx होता है कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है -e टू द पावर 2x के साथ। तो अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो आपको क्या दिखेगा, e टू द पावर -2x, जो कि एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन होगा, जो कि होगा -2, होता है कि नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन -2। अच्छा, और ये जो आगे हमने जो टर्म लिखी है, इस चीज़ को, अच्छा ये माइनस है, हाँ, तो इस चीज़ को आपको क्या लिखना है, ये चीज़ बाहर है तो इसको एज इट इज लिखना है, -i(h कट। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, और e टू द पावर -2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2i(h कट। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो, जो फंक्शन है ना दोस्त, ये क्या है ना, ये ए की वैल्यू है, क्या है, ये जो ये पूरा टर्म है ना, आई एम सॉरी, ये ए की वैल्यू नहीं, ये ए की वैल्यू है। मतलब जो भी चीज़ आपको फंक्शन के साथ अटैच हुई दिखेगी, मतलब आपने फंक्शन डाली और आपको वही फंक्शन वापस मिली, तो मतलब आपने साई के साथ मल्टीप्लाई किया पी एक्स कैप का, और आपको साई वापस मिल गया, और उसके साथ जो भी चीज़ अटैच रहेगी ना, वो हमारा कुछ नहीं, वो हमारा आइगन वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी, समझ में आया आपको। अब आगे बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेम वही करना है, आपको जो भी आइगन वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है आइगन में, एक मिनट थोड़ा सा मैं अच्छे से फोकस करती हूँ कैमरा को। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या वैल्यू दी गई है, ये देखो 100 इंटू ई टू द पावर -x। इस चीज़ का आपको क्या करना है, d/dx, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है। किया आपने, आपको पता है, आपको पहले 100 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लेके आना है। फिर आपको जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आप अगर जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो आप क्या पाओगे कि e टू द पावर -x बाहर आ जाएगा, और उसके पावर में जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा, और वो जब डिफ्रेंशिएट होगा तो ये आपको ये आंसर ला के देगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे जो चीज़ है साई की वैल्यू है, आपको एज इट इज साई की वैल्यू इधर आना चाहिए। क्या इधर साई की वैल्यू आई, हाँ यहाँ पे आई, और यहाँ पे कोई ऐसा कुछ आया जो कि आपको बदला बदला सा लग रहा है, तो यहाँ पे आपको -1 एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ, इस यहाँ पे कुछ नहीं है, बस माइनस का साइन है, तो मतलब -1 इधर एक्स्ट्रा आया है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ आया है ना, वो कुछ और नहीं, वो हमारा आइगन का वैल्यू है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। इसको भी आपको यही करना है। आपको किसका दिया गया है, देखो सी क्वेश्चन है, ठीक है ना।
अच्छा, यहाँ पे ए की वैल्यू ये थी और साई की वैल्यू ये थी। अब सी वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, ए की वैल्यू पी टू द पावर एक्स और साई की वैल्यू ये। आपको वही करना है जो मैंने आपको फर्स्ट में करवाया था, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई ई टू द आई एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला ये। अब आपको क्या करना है, जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको इसका आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, ये, क्योंकि आपने डाला क्या था, ये डाला था। आपको मिला क्या, ये मिला, ठीक है ना। ये एज इट इज़ रहेगा। समझ में आया आपको। तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफ्स की। तो अब हम आपको ग्राफ्स दिखेंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी के साथ, तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी का ग्राफ दिया तो हमेशा याद रखना इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से। क्यों, आपको भी पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, क्योंकि उसको आपको वर्क फंक्शन जितना एनर्जी देना पड़ता है। क्योंकि जितना एनर्जी आप स्टार्टिंग में दोगे, जब तक वो एनर्जी सूट नहीं करेगा अपर लेवल तक जाने के लिए, तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, एक्साइट नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको उतना एनर्जी देने के लिए आपको कहाँ तक पहुँचना है, पहले थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुँचना है, फिर जाके काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और अगर आप इस चीज़ को नीचे से एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट दिखेगा। समझ में आया, इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है। आगे बात करते हैं ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वर्सेस इंटेंसिटी। देखो, अब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और आप इंटेंसिटी अब बढ़ा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप जो आपका फोटॉन्स गिर रहा है ऊपर से, है ना, जो एनर्जी के पैकेट्स गिर रहे हैं, आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो ऑफ कोर्स अब जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले निकल रहे थे उससे पहले ज़्यादा निकलेंगे, है ना, अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो अब ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। याद रखना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इजेक्शन होगी, बट फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो आफ्टर ऑल स्टडिंग ऑल दिस ग्राफ, व्हाट ऑल कंक्लूजन वी कैन कंक्लूड इज, देखो ये कुछ पॉइंट्स है ना, आपको ये याद रखने, क्योंकि ये जो है आपको कभी कभार स्टेटमेंट के टर्म्स में आ सकता है। तो ये सारे कंक्लूजन आपको याद रखना है। पहला कंक्लूजन ये है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, अब इंटेंसिटी आप कितना भी दो, काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पर हाँ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पकड़ने के बाद वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वही चीज़ मैंने इधर लिखा है। आगे याद रखना कि एच न्यू जो होता है वो ग्रेटर होता है एच न्यू नॉट के। मतलब एच न्यू नॉट होता है हमारा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एच न्यू का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को अटेन करने के बाद कितनी एनर्जी दी गई। तो ऑफकोर्स इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इससे। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, ग्राफ की, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ की, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये बिल्कुल वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला जो आपने कर्व देखा था ना, ठीक वैसा ही ग्राफ है। यहाँ पे इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में अगर आप ग्राफ देखोगे, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जितना आप उधर जा रहे हो आपका क्या हो रहा है, मतलब साइज बढ़ रहा है, और जितना आप इस तरफ आ रहे हो उतना आपका विड्थ बढ़ रहा है और साइज घट रहा है ना। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। पहले T2 फिर T1, मतलब T2 जो है वो ग्रेटर है T1 के। पर जितना आप लैम्डा बढ़ा रहे हो, इधर से लैम्डा मतलब इधर से वेवलेंथ बढ़ रहा है और टेम्परेचर घट रहा है, और इसका जो पीकनेस है, इसका पीक भी घट रहा है। हो रहा है कि नहीं। तो अब आपको क्या इससे फाइंड आउट करना है, इससे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आपका जो वेवलेंथ है ना वो घटेगा, और जितना आपका वेवलेंथ घटेगा, और आपको भी पता है कि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और इसका मतलब क्या है, लैम्डा और E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी आप लिख सकते हो। और E का एक और फॉर्मूला होता है एच न्यू, जो कि ये बताता है कि जो न्यू है ना वो E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो भी चीज़ आपको इससे पता चल गया, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, एक फंक्शन दी गई है। अब देखो, अब आपने इससे पहले क्या पढ़ा, आइगन वैल्यू के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो कि है f टू द पावर x। एफ ऑफ एक्स अगर √3x आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये नॉर्मलाइज है या नहीं। कैसे करोगे उसको चेक, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला आपको याद रखना है नॉर्मलाइजेशन का। क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार मल्टीप्लाई बाय साई
dx। इसका मतलब जो साई मतलब फंक्शन, जो आपको फंक्शन दिया है उसका स्टार निकालो। स्टार का मतलब अगर आपको आई दिखे तो उसको माइनस आई कर दो, बस इतना ही है। बाकी अगर कुछ आई वाई ना दिखे तो उसको एज इट इज लिख दो, और फिर मल्टीप्लाई करो नॉर्मल साई के साथ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और अगर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको लिखो, और मतलब जो फंक्शन आपको गिवन है वो आपको साई में लिखना है। और अगर उस गिवन साई में अगर आई की वैल्यू दिख जाए, अगर आई दिख जाए तो उसको माइनस आई कर देना, और माइनस आई दिख जाए तो आई कर देना, ठीक है ना। बेसिकली उसमें माइनस ऐड कर देना। तो और अगर कुछ ना दिखे तो उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। तो दोनों दो सेम सेम टर्म्स आ जाएंगी, और फिर उसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे। समझ में आया आपको? तो देखो कैसे करोगे। आपको अब √3x दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे कोई आई की कुछ यहाँ पे झंझट पालना नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या हुआ है, दिया गया है जो फंक्शन है वो क्या है, √3x। इसका मतलब क्या है कि √3x जो होगा वो साई की वैल्यू होगी, और साई स्टार की भी वैल्यू क्या होगी, √3x। तो दोनों चीजें आपको एज इट इज लिखनी है, और फिर dx के साथ उसको इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 1 तक, ठीक है ना। ये नॉर्मलाइजेशन, अब ये इसकी जो वैल्यू है ना ये 1 होनी चाहिए, ये बात याद रखना। क्या याद रखना है आपको, ये जो ये इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार मल्टीप्लाई बाय साई dx जो है ना, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी ये नॉर्मलाइजेशन कहलाएगा। समझ में आया? अब देखो, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 3x² आंसर। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। आपको पता है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और x² dx जो है वो x³/3 बन जाएगा, जो कि आप 0 से 1 तक इसको कर सकते हो। और जब आप इसमें 1 की वैल्यू डालोगे तो 1/3 आएगा, और 0 की वैल्यू डालोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा टर्म। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 - 0 1, तो मतलब इसका आंसर क्या है, 1। तो मतलब ये जो है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो मतलब साई की वैल्यू क्या है, √3x है। इसका मतलब ये है। और अब आपको ये, अगर आपको ये पूछा कि अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू कितनी होगी, याद रखना हमेशा नॉर्मलाइजेशन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको जो भी नॉर्मलाइजेशन का आपको आंसर मिलेगा, आपको क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर, उसमें जो उसका जो डिनोमिनेटर है ना उसको आपको न्यूमिनेटर में लाना है, और फिर उसको रूट करना है। जैसे कि अगर आपका आंसर 1/2 आता है, ये 1 की जगह अगर 1/2 आता तो आप क्या करते, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना उस 2 को लिखते और उस पर अंडर रूट लगाते, तो वही आपका नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू होता है। समझ में आया? अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। याद रखना प्रोबेबिलिटी, देखो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। देखो पार्टिकल इन 1D बॉक्स में आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और किस चीज़ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या क्या आपको याद करना है, वो सब चीज़ हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो कि 1D बॉक्स में आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है। हाँ, एनर्जी इन 1 डायमेंशन बॉक्स, एनर्जी इन 2 डायमेंशन बॉक्स, एनर्जी इन 3 डायमेंशन बॉक्स, ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स में आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूला को आपको रटना ही पड़ेगा, आई कांट डू एनीथिंग। आपको बस मैं ये बता सकती हूँ कि x/l इधर भी आएगा, माइनस करोगे किसके साथ, x/l के साथ, ठीक है ना। सेम सेम x/l आपको दोनों साइड में लिखने हैं। और एक और बात, यहाँ पे जो आपको क्या करना है, x/l लिखना है, जिसको कि आपको 0 से लेके l तक आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक है ना। अगर 2l दिया है तो 2l करना है, 3l दिया है तो 3l करना है, और यहाँ पे भी l की वही वैल्यू डालनी है जहाँ से जहाँ तक करना है। कैसे क्या करना है नहीं करना है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगी। आप अब तक बस इतना समझो, यहाँ पे आपको इनिशियल टू फाइनल वैल्यू लिखनी है लेंथ की, और फिर उसको माइनस करना है 1/2n पाई के साथ, जो कि जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो ना डिवाइड, उस चीज़ को साइन के साथ एज इट इज़ डिवाइड कर दो। किसके साथ, साइन के साथ। क्या है, 2n पाई, 2n पाई को एज इट इज़ डिवाइड कर दिया, और फिर उसको x और बाय l के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दिखा। तो ये भी साइन के अंदर ही आएगा, ठीक है ना, इसको साइन के बाहर मत ले लेना। मैं ये कहना चाहती हूँ, याद करने का बस एक ही तरीका है, x/l दोनों में सेम ही आएगा, और 1/2n पाई जो है उसको यहाँ पे 2n पाई के साथ साइन कर देना, और फिर 0/l तक कर दो, ठीक है ना, 0 to l। बस इस चीज़ को याद रखो, और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो पार्टिकल इन 1D बॉक्स का। कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में ऐसे आया कि आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1D बॉक्स फ्रॉम 0 to l, 0 to x to l। अब इसका मतलब क्या है दोस्त, कि x की जो वैल्यू है ना ये या तो 0 है, मतलब या तो 0 से ज़्यादा है, और या तो l से कम है। तो हम क्या मानेंगे कि अब इसका क्या वैल्यू हो सकता है,
वो आपको कैसे पता चलेगा? आप जब x की वैल्यू 0 से लेके l तक क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वाली चीज़ है वो मैंने हटा के यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना दिया है, सो दैट आप इसमें कुछ नहीं करोगे। बस यहाँ पे आपको जो भी बताया गया है उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। पहले l डालना है, फिर 0 डालना है, ठीक है ना। अब इस ये जो x/l में जो ये वाला l है ना, इसको बाहर लेके आओ, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी l है। आपको जिस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है आपको, उस चीज़ को आप अंदर रखो। अच्छा, इंटीग्रेशन किसका करना है? x का करना है, तो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर x ही रहेगा, और पहले तो l के साथ करना है तो l, और फिर 0 के साथ 0। आपको पता है ये कैसे करते हैं इंटीग्रेट। अब आपको फिर आगे चलना है, आगे आपको एज इट इज़ लिखना है चीज़ें। फिर आपको याद रखना है कि अब आपको यहाँ पे x की वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो पहले sin 2 n पाई l आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है ना। अब आपको भी पता है कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बस यहाँ तक की टर्म को क्या करना है? आगे सॉल्व करना है। मतलब sin 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ तक आपको जब आप सॉल्व करोगे तब आपको क्या दिखेगा? ये देखो 1/l, और l जो है वो कट जाएगा, तो इसका l वैल्यू तो 1 ही आएगा। और आपको एक बात तो मैंने वो जो एक वो अभी पढ़ाया था ना मैंने, वेव के फंक्शन के साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि sin 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई जो है उन सब की वैल्यूज़ क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब ये अगर 0, ये अगर 0, ये पूरा ब्रैकेट अगर 0, तो ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपको बस इतना फाइंड आउट करना है। तो l/l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया sin 2 पाई क्या होता है? 0 होता है। अब 2 पाई का मतलब अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 भी हुई तो 2, n की वैल्यू 2 हुई तो 4 पाई, तो आपको भी पता है कि ये 2 पाई के रेंज में ही आएंगे, ठीक है ना। आगे बात कर, अब दोस्त अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेव फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपको वेव फंक्शन का फॉर्मूला दिखेगा, तो याद रखना कि वेव फंक्शन जो है ना उसका फॉर्मूला है, आपको फाइंड आउट करने को आ सकता है कि फाइंड द वेव फंक्शन ऑफ 0 to यहाँ तक, मतलब ऐसे एक वैल्यू दिया जाएगा x का, और फिर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये है √2/l साइन ऑफ पाई x/l। ये मुझे नहीं पता आपको कैसे याद रखना है, पर आप याद रख लो। मैं आपको यही बताऊंगी कि जो साइन पाई है ना उसमें x/l डाल दो, जो आपने पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने में जो x/l डाला था, वहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है? पाई के साथ x/l डाल दो साइन में, और यहाँ पे √2/l लिख दो। यहाँ पे कोई माइनस का साइन बीच में नहीं आएगा। समझ में आया? अब ये जो है ना दोस्त, ये है वेव फंक्शन ऑफ 1D बॉक्स इन x डायरेक्शन। अब अगर 2D बॉक्स पूछा, अगर y डायरेक्शन में पूछा गया तो ये जो चीज़ है यहाँ पे बस y आ जाएगा। अगर z डायरेक्शन में पूछा गया तो यहाँ पे और यहाँ पे z आ जाएगा। पर ये जो चीज़ था ना वो 1D बॉक्स के लिए था, पर 2D बॉक्स में ना चीज़ें अलग हो जाती है, क्योंकि आपको ना दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको क्या करना है? दे वॉन्ट यू टू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द एक्सिस, मतलब x का पहले निकालो, फिर y का निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो इसी फॉर्मूले से, हाँ। और फिर 3D में तीनों का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? वॉल्यूम एलिमेंट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही आपको बताना था इसमें। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको दिखेगा एक क्वेश्चन जो कि आप वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो एक क्वेश्चन है जो कि है कि अब जो आपको ये बताता है कि फाइंड द वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ठीक है ना। अच्छा, 1D बॉक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब कि आपको 1 डायमेंशन के बारे में पूछा है, आपको सेकंड 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के बारे में नहीं पूछा है। तो बस आपको एक ही डायरेक्शन का निकालना है। वो कौन से डायरेक्शन का? x डायरेक्शन का निकालना है। कौन से एक्साइटेड स्टेट का? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। मतलब कि आपको n की भी वैल्यू दे दी गई है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साई इज इक्वल टू, साई मतलब वेव फंक्शन जो कि आपको निकालना है, वेव फंक्शन इज इक्वल टू √2/l। यहाँ पे कोई माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ साइन पाई x/l लगेगा, ठीक है। अब चलो उसका आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो आपने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया साई इज इक्वल टू √2। अब l मतलब मैंने अभी बताया आपको, l में आपको वो वाली वैल्यू डालनी है जो आपको बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक। आपको बताया कि -l/3 से +l/3 तक, तो वही चीज़ आपको लिखना है। अच्छा, -l/3 से +l/3 तक जाने के लिए आपको कितना आपको कवर करना पड़ेगा? आपको पता है -l/3 से 0 जाना पड़ेगा पहले, फिर 0 से लेके +l/3 जाना पड़ेगा, मतलब आपको 2 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2l/3 लिखे। समझ में आया आपको? अच्छा, यहाँ पे भी आपको l की जगह, मतलब x/l है ना, तो यहाँ पे भी आपको 2l/3 लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? अब याद रखना, अब आपको सॉल्व करना है। एक और बात याद रखना, इधर
एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू आपको दी हुई थी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और आपको भी पता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू होती है 3। समझ में आया। अब आगे बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी का फॉर्मूला देखो, n²h²/8ml², ठीक है ना। ये जो है ना, ये 1D बॉक्स के लिए है, मैं ये 1D बॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। और एनर्जी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ को भी समझ लो। 2D बॉक्स के लिए भी क्या हो जाएगा कि n², ये जो n² है ना, ये अगर स्क्वायर का केस आया ना तो याद रखना कि n² और n² जो है ना वो ऐड हो जाएंगे दोनों के, ठीक है ना। और अगर रेक्टेंगल का केस आया ना तो याद रखना कि उसमें जो है ना चीज़ें अलग हो जाती है। ये n² एक एक्स एक्सिस में रहेगा, एक वाई एक्सिस में रहेगा, तो तब आपको अलग तरीके से सॉल्व करना है। अभी तक के लिए बस ये समझ लो कि ये एन कुछ और नहीं है, एन है हमारा वही जो आपको एक्साइटेड स्टेट, जो आपको ट्रांजिशन स्टेट में बताया जाएगा। और अगर आपको कभी कभार क्वेश्चन में नोट दे दिया जाए तो आपको किस तरह से एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू आपको अगर नोट दे दिया जाए तो नोट को +1 कर देना, तो आपको एन की वैल्यू दिख जाएगी। समझ में आया। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका आपको क्या निकालना है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो यहाँ पे आपको कितने नोट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे 1 2 3, मतलब यहाँ पे आपको 3 नोट्स दिख रहे हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पे आपको ये देखो 1 2 3, यहाँ पे आपको 3 नोट्स दिख रहे हैं। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट्स को ऐड ऑन करना है। तो अगर नोट्स 3 है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो कितने मैक्सिमम पोजीशन है यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन मतलब कि कहाँ तक ये नोट जा सकता है, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, x = L/2n। क्या बोला, x = L/2n, ठीक है। और n की वैल्यू आपको पता है क्या है, 4 है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया कि आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 का। तो अच्छा, पोजीशन कैसे निकालते हैं, ml/n, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो आपको मैंने अभी बताया कि n की वैल्यू अगर 4 है तो n² की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। तो यही चीज़ मैंने इधर सॉल्व किया है, इस चीज़ का फॉर्मूला इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या क्या। तो याद रखना, सबसे पहले हमने पढ़ा आइगन वैल्यू को। आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a कैप मल्टीप्लाई बाय साई इज इक्वल टू स्मॉल a टाइम्स ऑफ साई, ठीक है। आगे हमने पढ़ा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के बारे में। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में आपको क्या दिखा, अगर हम नॉर्मलाइजेशन में देखोगे तो साई स्टार जो कि डिफरेंशिएशन में है, मल्टीप्लाई बाय साई मल्टीप्लाई बाय dx इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो कि था P इज इक्वल टू x/L 0 to L माइनस 1/2n पाई मल्टीप्लाई बाय साइन 2n पाई x/L फ्रॉम 0 to L, ठीक है। आगे बात किया हमने किसका, आगे हमने बात करी एनर्जी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब हाँ, वेव को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहीं पे था हमारा, वेव का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के पीछे, जो कि था √2/L साइन n पाई x/L दैट शुड बी ऑफ 1D बॉक्स, ठीक है ना। 2D बॉक्स के लिए क्या था, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, 3D का XYZ को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है कि साई को मतलब एनर्जी को किस तरह से करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है n²h²/8ml², या फिर n²h²² पाई², याद रखना पाई², ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, n²h² पाई²/2ml²। बहुत बच्चे पाई को नीचे लिख देते हैं, इसलिए पहले बता रही हूँ, पाई को ऊपर लिखना है और 8 की जगह आपको 2 लिखना है। कुछ और फ़र्क नहीं है, बस h की जगह h कट डालना है, यहाँ पे पाई ऐड करना है और 2ml² लिखना है, क्योंकि आपको पता है h इज इक्वल टू h/2 h कट बाई 2 पाई, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ सॉरी, h/2 पाई इज नथिंग बट h/पाई, ठीक है ना। उसी चीज़ को हमने क्या किया है, थोड़ा सा सफल किया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नंबर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन मॉडल के बारे में। अब तक हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, हाइड्रोजन मॉडल, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो, जब आपको ये बताया जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन n1 से लेके n2 एनर्जी लेवल तक क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, उसका वेव नंबर कैसे निकाले, है ना, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले ना आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, ΔE इज इक्वल टू 13.6 इन EV
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन ईवी। हाँ, पर जूल के टर्म्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखना डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के टर्म्स में। हाँ, ये जूल आप लास्ट में भी लिख सकते हो, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब ये जो चीज़ था ना, ये आप ना अपने उस क्वेश्चंस में पढ़े थे जिनमें आपको सिंगली एक ही ऑर्बिट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, पर यहाँ पे ना आपको ट्रांजिशन पूछा गया, मतलब कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको जाने के बारे में बताया गया। इसका मतलब क्या है कि आपको ट्रांजिशंस को भी इंक्लूड करना है, मतलब आपको क्या करना है, N1 से N2, N2 से N1 ऐसे करके आपको करना है। पर सवाल ये उठता है कि आपको N1 से N2 जाना है, मतलब नीचे N1 आगे और N2 पीछे लिखना है, या फिर N2 आगे और N1 पीछे लिखना है। तो इसका एक ट्रिक समझ लो। ट्रिक मतलब इसको पता है क्या बोलना चाहती हूँ मैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ना, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं होता, वो चीज़ आपको अंदर से देखना पड़ता है वो चीज़ है क्या, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में ना आपको वो चीज़ अप्लाई करना होता है, ऐसे बोलने से नहीं हो जाता चीज़ें। एफ इज इक्वल टू एम ए है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बस इस फॉर्मूले को रट लोगे तो आपका पूरा सारा सवाल हो जाएगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से वो सारे सवाल हो जाएंगे मास एक्सलरेशन से रिलेटेड, नहीं होगा ना। हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ छुपा रहता है, वही चीज़ बता रही हूँ मैं। जैसे डेल्टा ई में आपको क्या दिखेगा, E2 से लेके E1 तक ट्रांजिशन हो रहा है, ये बात तो आपको पता ही है कि जब डेल्टा ई पूछा जाए तो E2 से E1 की तरफ ट्रांजिशन होता है। पर याद रखना जो आप E1 लोगे ना उसको आप पहले लोगे, उसका जो N1 होगा ना, E1 का जो ऑर्बिट होगा उसको N1 बोलेंगे, और उस N1 को आप पहले लोगे, फिर आप N2 को लोगे। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं डेल्टा ई निकालने के बाद। इसके बाद इससे क्या होगा, देखो जब आप डेल्टा ई निकाल लोगे ना, इसी डेल्टा ई का इस्तेमाल करके आप डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको भी पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, पता है कि नहीं? तो इससे आप फ्रीक्वेंसी का पता निकाल सकते हो। पता है कैसे? अब आपने डेल्टा ई को ना जूल के टर्म से पढ़ लिया, और आपको एच का भी वैल्यू पता है इन जूल्स। हाँ, आपको पता है ना एच का वैल्यू जूल सेकेंड होता है, तो जूल सेकेंड उसका यूनिट होता है। पर इससे आपको एक चीज़ पता है क्या, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिखा है कि यहाँ पे मैंने पर सेकेंड लिखा है, पर सेकेंड नहीं, ये ऊपर जाके पर सेकेंड होगा। ये इसको छोड़ो, मैं क्या बोल रही हूँ कि एच की वैल्यू 6.2626 ये है, ये आपने पुट कर दिया, और ये एज इट इज़ आपने ऊपर वाला फॉर्मूला इधर लिख लिया, और इससे आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। आपको क्या करना है, अब फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको वेव नंबर निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का जो रिलेशन है वो ये है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। आपने पढ़ा है एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू, उसमें एच तो चलो हटा दो, क्योंकि यहाँ पे भी एच नहीं होगा, यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा होगा, एच एच कट जाएगा, तो बचेगा ये। और आपको ये भी पता है कि 1/λ को ही वेव नंबर बोलते हैं कि नहीं? आई एम सॉरी फॉर द एक्सटर्नल वॉइस, आप बस मेरे बातों पे ध्यान दो। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा फिर, सी टाइम्स ऑफ वेव नंबर, और आपको निकालना है वेव नंबर। तो आपको अब तक तो आंसर पता है कि फ्रीक्वेंसी का क्या है, आपको जस्ट उसको सी से डिवाइड करना है। जब आप उसको सी के साथ डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा। समझ में आया? अब एक और बात आपको याद रखना है, कभी कभार ना आपको सवाल में ऐसे वेव नंबर डायरेक्टली पूछ के आ सकता है, आपको ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिवाइड करो सी से, इसको डिवाइड करो एच से, आपको एक वैल्यू याद रखनी है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये जेड स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर जो भी आप निकाल रहे थे अब तक, उसको आपने एज इट इज़ रखा है, आपने बस इसी में चेंजमेंट लाया है। इसको जब आप 3.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मतलब स्पीड ऑफ लाइट के साथ डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब जो ये वैल्यू है ना, ये मीटर पर मीटर का वैल्यू है, और अगर आपको यही वैल्यू अगर पर सेंटीमीटर में चाहिए तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे 1096.77 में आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी पूछा जाए वेव नंबर, तो आपको तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला। आप पूरा इतना बड़ा मत करते जाना, पहले ई की डेल्टा ई की वैल्यू, फिर उसमें एच डिवाइड करो, फिर उसमें सी, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। याद रखो कि जब आपको वेव नंबर पूछा जाए तो आपको ये वाला नंबर तो याद होना ही चाहिए। क्या नंबर है? 10967700। अब देखो तुम मम्मी पापा का फ़ोन नंबर तो याद रखते ही हो, तो इसको भी थोड़ा सा फ़ोन नंबर की तरह याद रख ही लो, क्योंकि ये नंबर भी फ़ोन नंबर जितना ही बड़ा है, ठीक है ना। है तो 8 डिजिट्स का ही, पर याद रखो इसमें भी 2 डिजिट तो 00 ले रहे हैं, 2 डिजिट 77 ले रहा है। याद आपको कितना रखना है, 1096। इतना नहीं रख सकते, पहले 10 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर 6 7
यहाँ पे आप 8 भी लिख सकते हो। मैं तो ऐसे ही याद करती थी 10 9 फिर 6 7 8 लिखती थी यहाँ पे, और आप ऐसे भी कर सकते हो याद, ठीक है। फिर आगे 2 ज़ीरो लगा दो, और ये पर मीटर का केस है, और पर सेंटीमीटर में आपको क्या करना है, 4 डेसिमल आगे आपको क्या करना है, 4 डिजिट आगे आपको डेसिमल लगाना है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ना, अब आपको ना रेडियल और एंगुलर नोड्स निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। ये रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स अगर इस इक्वेशन में आपको निकालने के लिए बोले, आपको कैसे निकालना है वो चीज़ समझो। आपको ना क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन दे सकते हैं एग्जामिनर। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि किस तरह से इसका रेडियल नोड निकाला जा सकता है। अब देखो ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको कोई ऑर्बिटल दे दिया तो उसका तो आप रेडियल नोड इजीली निकाल लोगे, पर अगर आपको इतना बड़ा इक्वेशन दे दिया तो आप निकाल सकते हो। अगर आप निकाल सकते हो तो फिर लास्ट पार्ट आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इसमें इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन है ना, इसको ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ना ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे एक ब्रैकेट है और फिर यहाँ पे e टू द पावर कुछ है, मतलब कुछ कुछ तो है। मैं ये नहीं बोल रही आपको ये याद रखना है, ये एक क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन को कोई याद रखता है क्या, नहीं रखते ना। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि ये ऐसा आपको ऐसा टाइप का दिखेगा इक्वेशन, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद करना है। एक है नोड ऑफ एंगुलर, एक तो एंगुलर नोड है, एक है रेडियल नोड। बात हम सबसे पहले रेडियल नोड के बारे में करेंगे। तो रेडियल नोड का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना तो दिखेगा आपको, रेडियल नोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2ZR n a नॉट का पावर l e टू द पावर -2R n a नॉट टाइम्स ऑफ लुग्रे, दैट इज जिसके नीचे आप n+l लगा दो और उसके ऊपर 2l+1। आपने ये दोनों वर्ड टर्म्स कहीं और पढ़े हैं क्या? आप मुझे, मेरा सवाल आपसे ये है बस। देखो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने ये जो ये n+l वाला टर्म है ना, ये मैंने ना पीरियोडिसिटी में वो प्रिंसिपल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। और ये 2l+1 ना मैंने पता है कहाँ पढ़ा था, ऐसे रिकॉल करना चाहिए चीज़ों को। मैंने पढ़ा था कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एक शेल में, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका 2l+1 होता था। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई एम सॉरी, सब शेल में, सेल में नहीं, सब शेल में, ठीक है ना। तो सब शेल में उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ढूंढो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। समझ में आया? तो ये तरीका है आपको रिलेट करके पढ़ने का। अच्छा, अब क्या आपको ये याद रखना है? देखो मैं तो बताती हूँ कि देखो IIT JAM में इससे अंदर से रिलेटेड इतना क्वेश्चन नहीं आया, मतलब आया ही नहीं, मतलब बोले ये अलग एक तरीका है रेडियल और एंगुलर नोड निकालने का। पर मैं आपको ये इसलिए सजेस्ट करूँगी याद करना क्योंकि कभी कभार फॉर्मूले भी क्वेश्चन में एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला का कोई इस्तेमाल है कि नहीं, तो मेरा आंसर है नहीं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। पर मैंने इसको याद किया था, तू ज़रा नाल, देखो तू ज़रा नाल, अब e टू द पावर 2 z को हटा दिया क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 ही रहती है। तू ज़रा नाल वही है, तू ज़रा ना l की जो वैल्यू है वो लुगरे हमने ले ली, और 2 ये। अब देखो किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है आपको मैं बताऊंगी आगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एंगुलर नोड भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, पढ़ लो। देखो आपको भी पता है कि आप ना जब साइन कॉस पढ़ते हो, सबसे पहले आप साइन पढ़ते हो फिर आप कॉस पढ़ते हो, तो सीक्वेंस को याद रखना कि एंगुलर नोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन जिसका की पावर होगा मॉड में m, फिर कॉस जिसका की पावर होगा l माइनस m जो कि मॉड में अगेन मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर im5। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करके देखने को मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नोटिस करते हो तो आपको ये दिखेगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे m दिख रहा है, साइन में भी m दिख रहा है, कॉस में भी m दिख रहा है, पर दोनों के m में क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। वेरएस e का जो m है ना दोस्त, उसमें कोई मॉड नहीं लगा हुआ है। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि m की वैल्यू क्या है, तो हमेशा e के पावर में जाना, कभी भी इनके पावर्स को देख के मत कंपेयर करने बैठ जाना, क्योंकि इनका पावर जो है ना, इनके पावर से ना आपको एक वैल्यू तो मिलेगी m की, पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो +m है या -m है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, ठीक है ना। अब समझते हैं ये जो l है ये क्या है रेडियल नोड का। अब इस L को ना हम बोलते हैं लुग्रे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? लुग्रे कांस्टेंट। याद रखना अगर L के नीचे वाला पार्ट जो कि n+l है और L के ऊपर वाला पार्ट जो कि 2l+1 है, ये दोनों अगर सेम है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 या 3 3, ठीक है ना, तब उस चीज़ को कांस्टेंट बोलते हैं।
तब लुग्रे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और एक और बात याद रखना, जब लुग्रे कांस्टेंट हो जाता है ना दोस्त, तब रेडियल नोड जो होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है। समझ में आया? अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर लुग्रे 2 या 1 हुआ तो क्या होगा, तो कुछ और वैल्यू आती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि ये लुग्रे को किस तरह से फाइंड आउट करना है। अगर आपसे कोई ऑर्बिटल दिया गया, मान लो कि आपको ये ऑर्बिटल दिया है 1s, आपको लुग्रे कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता है। लुग्रे का फॉर्मूला क्या है, n+l 2l+1। आपको ये भी पता है कि n और l इस पर्टिकुलर टर्म का कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये n की वैल्यू इधर डालो, l की मतलब जो वैल्यू है वो उनको डालो, डाल के देखो अगर l की वैल्यू ऐसे 1 आता है तो चीज़ क्या है, कांस्टेंट है ना। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो आगे भी हमको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो है इस 2s वाले ऑर्बिटल में आपको दिखेगा कि लुग्रे जो है वो 1 2 शो कर रहा है, जो कि इधर है। तो इसका मतलब क्या है ना, इस केस में ना लुग्रे जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अगर लुग्रे कांस्टेंट नहीं है तो हमको रेडियल नोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले, ये है क्वेश्चन हमारे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से हम रेडियल नोड का फॉर्मूला से समझ सकते, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, 1 मिनट ज़रा, हाँ। तो ये हाइड्रोजन मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, आपको याद रखना है तो कर लो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है ना। तो चलो बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है, 6 जो कि अंडर ब्रैकेट में है 6r माइनस r² e⁻⁻r/3। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि जो r है ना उसका कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर r को ना, इस r को अगर आप कॉमन निकालोगे तो r बाहर आ जाएगा, और r अगर बाहर आ गया ना दोस्त, फिर आप ब्रैकेट में ना 6 माइनस r लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, अब याद रखना हमेशा एक बात, हमेशा गांठ बांध के याद कर लो। आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो ये ब्रैकेट होते हैं ना, जितने आपको ब्रैकेट्स दिखेंगे ना दोस्त, आपको ना बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस भी आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, आपको जस्ट ब्रैकेट्स काउंट करने कि कितने ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं उधर। ये ब्रैकेट जो है ना जितने ज़्यादा होंगे उसका मतलब है कि वो लुग्रे बताता है, मतलब कि लुग्रे का मतलब क्या, रेडियल नोड बताता है। रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड होता है n-l-1, होता है कि नहीं। तो अगर आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट दिखा तो यहाँ पे रेडियल नोड्स कितने होंगे, 1 होंगे, लुग्रे कितना होगा, 1 होगा। अब अगर रेडियल नोड 1 है तो आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते 1, जिसमें कि जिसका फॉर्मूला क्या होगा, n-l-1, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एल फाइंड आउट कैसे करें इसमें, ठीक है ना। अब याद रखना कि एल फाइंड आउट करने के लिए हमेशा, एल मतलब एंगुलर नोड किसको बोलते हैं, जब आपको आर की वैल्यू दी जाए और उस आर के ऊपर जो पावर दिखे, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, लुग्रे। आई एम सॉरी, लुग्रे नहीं, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड मतलब एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू कौन बताता है, आर की पावर, और ये रेडियल नोड की वैल्यू कौन बताता है, ये ब्रैकेट। समझ में आया। अब देखो कि किस तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना है। देखो, अगर आप ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, अगर आप फॉर्मूले को भी देखोगे ना ध्यान से, थोड़ा सा आगे मैं फॉर्मूले की तरफ लेके जाती हूँ आपको। ये देखो फॉर्मूला, देखो इस फॉर्मूला में भी यहाँ पे ना आर के पावर में ना एक वैल्यू दी हुई है जो कि एल है। ये एल कुछ और नहीं, हमारा एंगुलर मोमेंटम बताता है। समझ में आया आपको, वही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती थी आपको। अब बात कर लेते हैं किस तरह से आप एंगुलर नोड का पता लगा सकते हो। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपको ना इसका एंगुलर नोड निकालना है। अब समझो कैसे, रेडियल नोड का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हमको एंगुलर नोड का क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंगुलर नोड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, याद रखना। देखो, अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि आर के वैल्यू में, आर के पावर में जो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, उस चीज़ को आप बोलोगे एंगुलर नोड। तो यहाँ पे जो है ना एंगुलर नोड की ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसीलिए हम लोग एंगुलर नोड को लिख देंगे, जो कि एल की वैल्यू है 2, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रेडियल नोड्स कितने हैं। ये भी आपको इस फॉर्मूले के थ्रू पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स देखने, कितने ब्रैकेट है इधर, एक ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या है, n-l-1 इज इक्वल टू 1, इससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे फॉर्मूले में आपने कहीं पर भी n देखा क्या, n दिखा क्या, तो n की कोई ज़्यादा ज़रूरत है क्या,
तो n की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसकी ज़रूरत है? आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है n, l एंड m। तो n हमने फाइंड आउट कर लिया, l हमने फाइंड आउट कर लिया, अब m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो आप कैसे करोगे? अब आपका यूज़ होता है वो फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्वेशन में साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है, ई टू द पावर आई फाई दिया हुआ है, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट दिया हुआ है कि नहीं। अब आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, इसको रिलेट करना है किसके साथ? इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के साथ अगर आप रिलेट करके देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि यहाँ पे जो 1 है ना, ये 1 रूट एम बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, मॉड ऑफ एम के साथ रिलेट खाता है। तो मतलब मॉड ऑफ एम इज़ नथिंग बट 1। पर आपको मैंने अभी यही बताया कि आप ऐसे 1 को, ऐसे मॉड ऑफ एम को देख के आप ये नहीं बता सकते कि एम की वैल्यू 1 है, क्योंकि एम जो है वो मॉड में है। तो 1 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पर वो मॉड में जाके हमेशा प्लस ही वैल्यू देता है हमको। तो इसीलिए हमको ई के पावर से हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो क्या है। अब देखो, ई की जो वैल्यू होती है ना, वो आई एम फाई होती है। तो अगर आप इसके आई एम फाई को देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि यहाँ पे m की वैल्यू जो 1 आनी चाहिए थी, वो यहाँ पे 1 दिख भी रही है, क्योंकि इधर i और फाई दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो मतलब m का मतलब क्या है? 1 है। तो समझ में आया आपको? m को आपको किस तरह से देखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर अगर आपके ऑप्शन में ना ऐसे +1 -1 नहीं दिया हुआ है, तो आप कॉस या साइन का इस्तेमाल करके, एल तो आपको पता है और एम आपको फाइंड आउट करना है। कॉस आपका 1 दिया हुआ है, वहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है। एक मिनट। तो इस तरह से आप कॉस की वैल्यू डाल के भी एम मॉड एम की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं कि इसकी तो हमने बात कर ली, तो इसके साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है ख़त्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।